किस्मत जो है ये सिर्फ मेहनत से बदलती है, केवल बैठकर सोचते रहने से नहीं। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए हरिवंश राय बच्चन की एक कविता थी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। मतलब अगर आप कोशिश करेंगे तभी आप जीत पाएंगे। देखिए जो बार बार कोशिश करता है वही विनर होता है। तो कोशिश करते रहिए, सफलता तो मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 4 मार्च 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज के जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो में, वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे देखिए 5 क्वेश्चन वीडियो पूछे जाएंगे जो कि डेली पूछे जाते हैं, और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व वन्य जीव दिवस को हम मनाते हैं 3 मार्च को हर साल। और 2021 में विश्व वन्य जीव दिवस को हमने जो है वन और आजीविका सतत लोगों और ग्रह यानी कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट विषय के साथ जो है मनाया है। और आपको बता दूं जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च के दिन जो है विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया था। और 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था। तो 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं हर साल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस, इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपका विश्व वन्य जीव दिवस है इससे संबंधित एक संस्था है विश्व वन्य जीव कोष, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, मार्गेज स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं वर्तमान में कार्टर रॉबर्ट्स, तो इसके बारे में भी याद रखेगा। और दूसरा प्रश्न कि वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व सुनवाई दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व सुनवाई दिवस हम मनाते हैं 3 मार्च को हर साल। और जो आपका वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 है इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रीएबिलिटेट कम्युनिकेट। देखिए जो आपका वर्ल्ड हियरिंग डे है ये बहरापन, बहरापन क्या होता है, अगर आपके कान की पर्दी वगैरह फट जाती है, कान में कोई इन्फेक्शन हो गया तो सुनाई देना कम हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है, इसको हम बहरापन कहते हैं, ठीक है। तो बहरापन और सुनने में होने वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए जरूरी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो दो चीज़ याद रखना है, डेट 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे, और थीम क्या है इस साल का, हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। तीसरा प्रश्न कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने। तो देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं माटम वेंकट राव। देखिए जो आपके माटम वेंकट राव हैं ये जो है सेंट्रल बैंक में अपॉइंट होने के पहले केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है अब ये पद अपना त्यागेंगे और अब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में काम करेंगे। देखिए सीबीआई वाला मत समझिएगा, सीबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखिए जो आपके माटम वेंकट राव हैं इनकी नियुक्ति जो है ये पदभार ग्रहण करने की तिथि या फिर 1 मार्च 2021 से जो है ये प्रभावी होकर 3 वर्ष की अवधि या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये लगभग 3 वर्ष की अवधि के लिए अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में। क्या नाम है इनका, माटम वेंकट राव। और जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। चौथा प्रश्न कि हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है। तो देखिए आपने देखा होगा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दो चैनल्स हुआ करते थे, इन दोनों का मर्जर कर दिया सरकार ने और बना दिया है संसद टीवी, ठीक है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का लोगो आपको टीवी चैनल पे दिखता था पहले। देखिए जो आपका राज्यसभा टीवी है और लोकसभा टीवी है इसका विलय हो गया है और इस चैनल को संसद टीवी नाम दिया गया है। देखिए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एक हैं रवि कपूर, ठीक है, तो रवि कपूर को 1 साल के लिए इस संसद टीवी का सीईओ भी अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न तो आपका तैयार हो गया विलय वाला। दूसरा जो है कि जो आपका संसद टीवी का जो निर्माण किया गया है लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय करके, इसके पहले सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो देखिए इसके पहले सीईओ अपॉइंट किए गए हैं रवि कपूर, वो भी 1 साल के लिए।
इस फैक्ट को याद रखिएगा ऐसे ही। देखिए ये दोनों चैनल जो थे तो इनके विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था और इस पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया था। तो अब दोनों का विलय हो गया है और इसमें जो है कई सारे परिवर्तन भी हो गए हैं। पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। तो देखिए साल 2035 तक जो है भारत सरकार ने समुद्री परिवहन क्षेत्र में कुल 82 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। देखिए ये कुछ इस प्रकार के फोटोज आपने देखे होंगे कई सारे हॉलीवुड फिल्मों में। ये लाइट हाउस उसको कहते हैं, लिखा है जहाँ पर जहाज वगैरह आते जाते रहते हैं। तो देखिए जो ये पैसे होंगे 82 अरब डॉलर, ठीक है। तो इस धनराशि से जो है बंदरगाहों के विकास के साथ जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और भारत की तटीय सीमा के साथ 189 लाइट हाउस हैं और इनमें से जो है सरकार कुल 78 लाइट हाउस के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि पर्यटन भी यहाँ पे हो, जहाज भी आ जाए यहाँ से, लोगों का मनोरंजन भी हो और हमें पैसे भी मिले, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा देकर पैसे कमाना चाहती है केंद्र सरकार। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका फरवरी का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 का वीडियो था, ये भी कल मैंने रात में अपलोड कर दिया 9:30 बजे, वो लाइव हो गया था। और उसको भी आप देख डालिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल में उस वीडियो की लिंक दी गई है। तो वहाँ पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा पूरे फरवरी महीने के करंट अफेयर को। चरवां की हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए ये भारतीय पहलवान आपकी विनेश फोगाट हैं। इन्होंने हाल ही में 53 किलोग्राम के भार वर्ग में एक स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। देखिए भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो है इन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी स्पर्धा में जो है भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व के 7वें नंबर की जो खिलाड़ी थी बेलारूस की वेनेसा कलादजिंस्किया, इनको जो है फाइनल मैच में हरा कर ये स्वर्ण पदक जीता था। देखिए विनेश फोगाट के बारे में पुरानी जानकारी क्या है। विनेश फोगाट ने इंचियोन एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था और इसके अलावा 2018 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक तथा 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए जो पॉपुलर खिलाड़ी होते हैं इन्होंने कब कब क्या जीता ये एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने 2018 का करंट अफेयर आपको रिवाइज करा दिया है, इसको आप याद रखेंगे। 7वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट क्षेत्र की जो कंपनियां हैं तो उनमें जो नौकरियां हैं, नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण को मंजूरी दी। तो देखिए ये किया है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं तो उसमें 75% जो हमारे हरियाणा के युवा हैं उनको नौकरी दी जाए। तो ये गलत भी है और उनके हिसाब से तो हो सके सही हो, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग होती है। सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे भारत में किसी भी राज्य में हो जाए, काम करने का अवसर सबको मिलना चाहिए। देखिए हरियाणा की सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है और हाल ही में इसके लिए एक विधेयक भी पेश किया गया वहां के विधानसभा में, जिसे वहां के राज्यपाल यानी कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी भी दे दी। और इस विधेयक में ये कहा गया है कि जितने भी राज्य में निजी कंपनियां हैं, सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, साझेदार फर्म हैं, ये सभी इस विधेयक में राज्य के अंतर्गत आएंगे, इस विधेयक के कंट्रोल में होंगे। और ये विधेयक जो ये योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करती है, ठीक है। यानी कि अगर हरियाणा में 75% योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो इन 75% लोगों को पकड़ कर लाएगी और इनको ट्रेनिंग देगी पहले, चलो तुमको पहले मैं योग्य बना दूं और फिर बेटा तुम काम करना हमारी कंपनी में। तो ऐसा भी प्रावधान इस विधेयक में है कि जबरदस्ती उनको लायक बनाया जाएगा। और इस बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अगर मतलब 75% लोगों को नौकरी नहीं मिले किसी कंपनी में तो उस कंपनी पे जुर्माना लगा देगी हरियाणा की सरकार, इसको याद रखिएगा। और 8वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो देखिए बलदेव शरण नारंग जो है ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते थे, संगीतकार थे ये, इनका निधन हो गया है हाल ही में। देखिए जो आपके बलदेव शरण नारंग है, इनका जन्म नकोदर पंजाब में हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा इन्होंने पंडित केसर चंद से ली थी, जो कि इनके पिता थे। और इन्होंने 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था।
नवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम यानी कि बेटी का नाम घर की पहचान है योजना शुरू की। तो देखिए घरों की पहचान चेली का नाम यानी कि बेटी का नाम घर की पहचान योजना को शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। देखिए प्रारंभ में इस योजना को उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू किया गया है, बाद में इसे पूरे उत्तराखंड में विस्तारित किया जाएगा। और उत्तराखंड की बात हो रही तो यहाँ पे दो चीज़ जान लीजिए। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य। और आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड की दो राजधानियाँ हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, एक शीतकालीन, ठीक है। तो जो शीतकालीन है ये देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? तो ये गैरसैंण में ठंडा रहता है गर्मी में, तो वहाँ पे लोग काम करेंगे बैठ के और एसी फ्रिज कूलर का जो पैसा होगा बचेगा। और बाद में जो आपका ये देहरादून है, अगर ठंडी का मौसम है तो देखिए गैरसैंण में ठंडी बहुत होगी, तो इसलिए गर्मी में जो है ये लोग देहरादून में बैठ के काम करें, सॉरी ठंडी में देहरादून में बैठ के काम करेंगे। तो एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन राजधानी है। 10वां है कि ISL लीग फुटबॉल कप किसने जीता? तो देखिए ISL लीग फुटबॉल क्लब को जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। देखिए आपका मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब था, इसने गोवा के GMC स्टेडियम में आयोजित ATK इस ISL लीग फुटबॉल कप में ATK मोहन बागान टीम को 2-0 से हराकर ये खिताब हाल ही में जीता। तो ISL लीग फुटबॉल कप किसने जीता है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। किसको हराकर? ये जीता है ATK मोहन बागान टीम को हराकर। देखिए मोहन बागान टीम फुटबॉल की कहाँ की है? कोलकाता की है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया कई बार। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो देखिए वरुण कपूर जो है इन्होंने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। और इन्होंने ये खिताब जो है भारत के ही शंकर मुथुसामी को 21-18, 16-21 और 21-17 से हराकर जो है ये खिताब जीता। तो वरुण कपूर ने शंकर मुथुसामी को हराकर जीता क्या? युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब। और हाल ही में किसने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देखिए इस महिला एकल के खिताब को जीता है मालविका बंसोड़ ने। और मालविका बंसोड़ ने ही अपने ही देश के यानी कि समदेशी अनुपमा उपाध्याय को 17-21, 25-23 और 21-10 से हराकर ये खिताब जीता है। याद रखिएगा युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब जीता किसने? मालविका बंसोड़ ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। देखिए आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने बताइए इनका नाम। और तीसरा कि हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया बताइए। चौथा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार घोषित किया है बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस व्यक्ति का कार्यकाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया बताइए इनका नाम। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान 2019 देने की घोषणा की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर साल भारत भारती सम्मान का जो है घोषणा करती है और ये पुरस्कार विभिन्न साहित्यिक क्षेत्र में जो है कवियों को प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स में जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। तो देखिए ये राज्य आपका है झारखंड। और तीसरा था कि हाल ही में किस दिन शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। तो देखिए तिथि आपकी 1 मार्च है। चौथा था कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। तो ये 27 फरवरी को मनाया गया। पांचवा था कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए इनका नाम है R विनय कुमार। तो इसी प्रकार से आज वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।